हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग मासेस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में एक्सप्लेन्ड इजी विद मी सी नेहा काजला। हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और शॉर्ट में समझेंगे ताकि टाइम कंज्यूम ना हो और पेपरों के लिए हम बिल्कुल तैयार हों। जैसे आप सब जानते हैं या जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देती हूँ कि मई 20 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट ICAI ने मर्ज कर दिया नवंबर 20 के साथ। फ़ीस आपको दोबारा पे नहीं करनी है अगर आप मई की फ़ीस पे कर चुके हैं, और जिन जिन की एग्जाम्शंस थी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी मई 20 के लिए। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो हम क्लासेस ये ले रहे हैं, लेक्चर्स वीडियोस यूट्यूब पे, आई होप दे आर बेनिफिशियल फॉर यू। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉ चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आसान भाषा में मेरे नेहा के साथ। इससे पहले काफ़ी 3-4 या 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर द सेम चैप्टर। मैं जानबूझ के छोटी छोटी वीडियोस बनाकर ये कर रही हूँ, एक एक टॉपिक उठाकर, ताकि इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड और रिविजन में भी जल्दी से रिवाइज हो जाए। आज के टॉपिक पे हम देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑफ़र। ऑफ़र या प्रपोजल सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है ये देखते हैं। ऑफ़र जो होता है वो एक इंसान दूसरे इंसान को करता है। जो इंसान ऑफ़र कर रहा है उसको कहते हैं प्रोमिसर या ऑफरर, और जिस इंसान को कर रहा है उसको कहते हैं प्रोमिसी या ऑफरी। जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रोमिसर, और जो जिसको कर रहा है प्रॉमिस वो प्रोमिसी। क्लियर। अब डेफिनेशन देख लेते हैं प्रपोजल या ऑफ़र की। डेफिनेशन, जब प्रॉमिसर अपनी इच्छा कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए प्रोमिसी को व्यक्त करता है, जिससे कि प्रोमिसी उस प्रॉमिसर के करना या ना करने की इच्छा को सहमति या मंजूरी दे दे, उसको कहते हैं प्रपोजल या ऑफ़र। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। वैलिड ऑफ़र कब माना जाएगा? तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं फॉर वैलिड ऑफ़र। पार्टी मेकिंग द ऑफ़र दैट इज़ प्रोमिसर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा व्यक्त करेगा कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को कहता है कि आई एम गेटिंग मैरिड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बी से शादी करने को कह रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ 2020। सो दिस इज़ नॉट एन ऑफ़र। बट जहाँ पे वो अपनी इच्छा व्यक्त करेगा, सपोज़ इसी एग्जाम्पल में अगर ए बी को बोलता विल यू मैरी मी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2020, तो ये एक वैलिड ऑफ़र होता। क्लियर। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है वैलिड ऑफ़र के लिए? ऑफ़र कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफ़र पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफ़र नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव ऑफ़र भी वैलिड ऑफ़र होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो पॉजिटिव ऑफ़र है, सपोज़ ए कह रहा है बी को कि मेरे को अपनी बाइक बेचनी है 50,000 रुपये में, ठीक है, तो इट इज़ एन ऑफ़र। ऑन द अदर हैंड, अगर इसके उलट अगर बाय चांस ए की बाइक से बी का एक्सीडेंट हो जाता है और ए कहता है कि मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ पर तू कोर्ट में मत जा, दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। कायदे से तो बी को कोर्ट में जाना चाहिए, बट ए कह रहा है कि मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, जो भी तेरे को डैमेज हुआ है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा मनी दे देता हूँ, तो प्लीज़ डोंट गो टू द कोर्ट। दैट इज़ वो उसको कह रहा है कि ये काम मत कर जो कायदे से उसको करना चाहिए। दैट इज़ एब्सटेनिंग बी फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड ऑफ़र। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट क्या है? विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। अपनी इच्छा जब प्रोमिसर व्यक्त करेगा वो इसलिए करेगा कि प्रोमिसी उसमें सहमति दे। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ऑफ़र। कितने प्रकार के ऑफ़र होते हैं? पहला है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र एट पब्लिक को
दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं और कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इसके ऊपर बहुत अच्छा और बहुत पुराना केस लॉ है, दैट इज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स 1893। अब अगर ये आप केस का नाम विद द ईयर एग्ज़ाम में लिख दोगे, यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स फॉर दिस, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर सिर्फ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिखोगे, 1893 नहीं लिखोगे तो थोड़े कम नंबर मिलेंगे। पूरा लिख दोगे, यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स फॉर दिस। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि ये लिख दो और पेपर में हाईलाइट कराओ नीचे पेंसिल से। डोंट यूज़ अ रेड पेन और एनी अदर कलर पेन, ओनली पेंसिल एंड पेन इज़ इनफ। तो अब कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जनरल ऑफर। अब इसमें क्या हुआ था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है एक, जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया था बहुत सारे न्यूज़पेपर में, जिस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी कहती थी कि जो भी कोई कार्बोलिक स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, कोल्ड एंड कफ, खांसी ज़ुकाम नहीं होगा, और अगर बाई चांस हो गया तो कंपनी उसको 100 पाउंड स्टर्लिंग्स देगी, 100 पाउंड्स देगी। अब एक मिसेस कार्लिल थी, उन्होंने स्मोक बॉल यूज़ करी जैसा स्मोक बॉल के पैकेट के पीछे डायरेक्शन लिखा था, और इसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा, खांसी ज़ुकाम हो गया। तो इसीलिए कोर्ट ने ये चीज़ अग्री करी कि पब्लिक ऑफर था, वो कोई भी यूज़ कर सकता था। कार्बोलिक स्मोक बॉल ने एडवर्टाइजमेंट दिया था एंड मिसेस कार्लिल ने उसको एक्सेप्ट करा, उस ऑफ़र को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंजा नहीं होना चाहिए था, बट मैम को इन्फ्लुएंजा हो गया, इसलिए शी वॉज एंटाइटल्ड टू गेट 100 पाउंड्स फ्रॉम द कंपनी। अब इसी में ही एक और केस है जो बहुत बेहतरीन केस है, और ये भी आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, काफ़ी पूछा जाता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में गौरी दत्त अपने सर्वेंट लालमन को भेजता है अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए, जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था। लालमन चला जाता है नेफ्यू को ढूंढने के लिए। उसके बाद गौरी दत्त अनाउंस कर देता है एक रिवॉर्ड कि कोई भी मेरे नेफ्यू को ट्रेस करके लाएगा या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं उसको 5,000 रुपये दूँगा। अब लालमन को नहीं पता था कि ये ऐसा कोई रिवॉर्ड रख दिया है गौरी दत्त ने। लालमन इग्नोरेंट था रिवॉर्ड को लेकर, मगर जब उसको बाद में पता चला और वो उसके नेफ्यू को ढूंढ के ले आया, तो कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि लालमन को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ऑफ़र हुआ तो लालमन वॉज इग्नोरेंट एंड वो उस पब्लिक में इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, क्लियर। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स में पब्लिक ऑफ़र था और मिस कार्लिल ने एज़ पर डायरेक्शन वो ऑफ़र एक्सेप्ट करा था। यहाँ पे लालमन शुक्ला एंड गौरी दत्त ने गौरी दत्त वाले केस में गौरी दत्त ने जो रिवॉर्ड रखा वो लालमन के सामने नहीं था और लालमन की एक्सेप्टेंस नहीं थी, इसलिए लालमन को अवार्ड नहीं मिला। दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं, याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट है स्पेशल ऑफ़र। स्पेशल ऑफ़र इज़ फॉर समबडी स्पेशल एंड नॉट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। अब स्पेशल ऑफ़र के अंदर एक स्पेसिफिक पर्सन को ही ऑफ़र दिया जाता है और सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्सन की ही एक्सेप्टेंस वैलिड होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र का मतलब कि दो पार्टीज़ हैं, दोनों को नहीं पता कि क्या क्या ऑफ़र चल रहा है और दोनों ने ही आइडेंटिकल ऑफ़र्स एक दूसरे को दे दिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने अपनी घड़ी बेचने का ऑफ़र दिया बी को कि 20,000 रुपये में घड़ी ले लो। बी को नहीं पता था ये चीज़, बी तक ये चीज़ पहुंचती उससे पहले ही बी ने भी ए को ऑफ़र दे दिया कि मैं तुम्हारी घड़ी 20,000 में ख़रीदना चाहता हूँ। अब ये दो ऑफ़र हो गए, एक ए की तरफ से ऑफ़र था और एक बी की तरफ से ऑफ़र था, तो इसमें एक्सेप्टेंस तो था नहीं। सो ये है क्रॉस ऑफ़र का केस, जब दोनों ही सेम ऑफ़र कर देते हैं एक दूसरे को और दोनों ही इग्नोरेंट होते हैं एक दूसरे के ऑफ़र करते टाइम। ठीक है, तो इसीलिए देयर इज़ नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ़र
का के ऊपर एक और ऑफ़र कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता। क्लियर? क्रॉस ऑफर क्या होता है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई वीडियो का बेटर प्रेजेंटेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी, आई विल रीमेक द वीडियो डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं काउंटर ऑफ़र। अब काउंटर ऑफ़र क्या होता है? काउंटर ऑफ़र जो हम डेली करते हैं, बार्गेन करते हुए करते हैं, बहुत सिंपल है। काउंटर ऑफ़र में क्या होता है, जो ऑफ़र ही होता है वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने पर कुछ शर्तें रख देता है, तो जिससे कि ओरिजिनल ऑफ़र मॉडिफाई हो जाता है। दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल ऑफ़र होता है वो एक तरीके से रिजेक्ट हो जाता है और उसके ऊपर एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस लग जाती है। जैसे कि ए ने बी को बोला कि मैं अपना ज़मीन बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में। बी ने अग्री करा कि देख तू बेच तो दे, पर 10 में नहीं लूँगा, मैं 8 में लूँगा। तो ये हो गया काउंटर ऑफ़र। क्लियर? लास्ट ऑफ़र देख लेते हैं। लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑफ़र है ओपन ऑफ़र। ओपन ऑफ़र में क्या होता है कि ऑफ़र एक समय के लिए खुला रहता है। ठीक है, कोई भी, जैसे टेंडर हो गया, टेंडर इज़ एन ओपन ऑफ़र कि इसके लिए आप लोग बिड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेंडर खुला है बिजली का खंभा लगाने के लिए, तो वो एक सीमित समय के लिए खुला रहेगा, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो दैट इज़ एन ओपन ऑफ़र। ओपन ऑफ़र को कंटिन्यूइंग ऑफ़र या स्टैंडिंग ऑफ़र भी कहते हैं। तो बेसिकली आज हमने करा व्हाट इज़ ऑफ़र एंड काइंड्स ऑफ ऑफ़र। क्लियर? आई होप ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद तुरंत की तुरंत एक और वीडियो डाल रही हूँ जिससे कि ये ऑफ़र वाला टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लाइक, डिसलाइक, इफ़ यू डोंट लाइक डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।